नमस्कार दोस्तों, आज है 11 नवंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन रैंक वन पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने तक वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लगभग भुलाया जा चुका था, पर जब इस आयोग की सिफारिशें लागू की गई तो पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन का अंतर और भी ज़्यादा बढ़ गया और इसी कारण इसकी डिमांड और ज़्यादा होने लगी। इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने से 2006 में सेवानिवृत्त होने वाले एक मेजर जनरल को 2014 में सेवानिवृत्त होने वाले अपने समकक्ष से 30,000 रुपये कम पेंशन मिलने लगी, जो कि एक काफ़ी बड़ी राशि थी। पेंशन में इतनी अधिक असमानता के कारण पूर्व सैनिकों के बीच वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक आंदोलन शुरू हो गया और सभी सत्रों पर एक समान पेंशन की मांग की जाने लगी। वन रैंक वन पेंशन के अधिकांश समर्थकों का मानना है कि सशस्त्र बल के रक्षा कर्मियों और सिविल कर्मचारियों को पेंशन के मामले में एक समान रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश रक्षाकर्मी 33 से 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सिविल कर्मियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष होती है। इसी वजह से सेवा की कम अवधि के कारण कम वेतन मिलने से रक्षा कर्मियों का मनोबल प्रभावित होता है। रक्षा पेंशन और वन रैंक वन पेंशन की आलोचना क्यों की जाती है। 1,33,826 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 4.4% या देश की कुल जीडीपी का 0.6% है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को कुल बजट आवंटन का 28.4% हिस्सा केवल रक्षा पेंशन में ही जाता है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 में यह राशि केवल 12,715 करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से भारत का रक्षा पेंशन बजट रक्षा मंत्रालय के कुल पूंजीगत व्यय से काफी अधिक हो गया है, जिसका अर्थ है कि रक्षा मंत्रालय सेना के आधुनिकीकरण पर कम और पूर्व सैनिकों की पेंशन पर अधिक खर्च कर रहा है। कई बार वन रैंक वन पेंशन योजना की आलोचना सरकार पर इसके वित्तीय बोझ के कारण की जाती है। दरअसल भारत में हर साल औसतन 50 से 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि सेना के अधिकांश जवान 33 से 35 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष रक्षा पेंशन बजट में बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अलावा रक्षा कर्मी काफी कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके कारण वे लंबे समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं, जबकि सिविल कर्मचारी प्राय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके कारण वे रक्षा कर्मियों की अपेक्षा कम समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं। मेट्रो नियो परियोजना क्या है। तो मेट्रो नियो सिस्टम परिवहन की एक अद्वितीय अवधारणा है, जिसे भारत में पहली बार अपनाया जा रहा है। यह एक कुशल मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो भारत के टीयर 2 और टीयर 3 नगरों के साथ साथ उपनगरीय यातायात की जरूरत को पूरा करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। यह अत्याधुनिक, आरामदायक, ऊर्जा कुशल, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो प्रणाली है। परंपरागत मेट्रो की तुलना में यह काफी हल्की तथा छोटी होगी। इसकी लागत परंपरागत परिवहन प्रणाली का लगभग 25% है। मेट्रो नियो रेल ट्रैक के स्थान पर सड़क पर चलेगी, परंतु ऊर्जा ओवरहेड वायरस से प्राप्त करेगी। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह तीव्र ढाल में भी आसानी से चलाई जा सकती है। भविष्य में ट्रैफिक डिमांड के अनुसार सिस्टम को इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनपुट के साथ लाइट मेट्रो में अपग्रेड किया जा सकता है। पोड टैक्सी से क्या अभिप्राय है। तो पोड टैक्सी सेवा एक आधुनिक और उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। इसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट भी कहा जाता है। इसमें सामान्य टैक्सी सेवाओं की तरह ही यात्रियों के छोटे समूहों को मांग आधारित फीडर एवं शटल सेवाएं प्रदान कराई जाती हैं, किंतु इसमें स्वचालित इलेक्ट्रिक पोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह परिवहन का एक स्वच्छ एवं हरित विकल्प है।
यह चालक रहित वाहन है जिसमें 2 से लेकर 6 लोग तक सफर कर सकते हैं। यह पूर्व निर्धारित मार्ग पर 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, जो पोड टैक्सी नाम दिया गया है फ्रेंड्स। मेट्रो लाइट क्या होती है? देश में मेट्रो रेल की सफलता को देखते हुए कई अन्य शहरों में भी रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, जिसे मेट्रो लाइट नाम से जाना जाता है। नगर आर्थिक विकास के इंजन है। हमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वाहनों की आवाजाही के बजाय लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेट्रो नियो के समान ईंधन कुशल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की आवश्यकता है। महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों तक गतिशील सेवाओं की सार्वजनिक और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कितने प्रतिशत आबादी आती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी कवर की जाती है। इसी तरह पूर्ववर्ती योजना आयोग, जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, उसने 2011-12 के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग कर ग्रामीण और शहरी आबादी के राज्यवार आंकड़ों की गणना की थी। तब से राज्यवार कवर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि परिस्थितियां और लोगों का जीवन स्तर लगातार बदल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो 10 सितंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देश के आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कवर करने की बात की गई है। जो लाभार्थी हैं, इसके तहत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रम से 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस मूल्य पर प्रत्येक लाभार्थी प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। साथ ही वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को ही घर का मुखिया माना जाएगा और राशन कार्ड भी उसी महिला के नाम पर जारी किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी की खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था। शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान था, जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर यह बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तथा शरीर में अपने आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करने या अन्य अंगों में फैलने के लिए अपनी सामान्य सीमाओं को पार कर जाती हैं। यह शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में शुरू हो सकती हैं। इस बीमारी में अंतिम अवस्था को मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है। यह कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। कैंसर के
अन्य सामान्य नाम नियोलापाजम और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलेटरल, पेट एवं यकृत का कैंसर पुरुषों में सबसे आम है, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा एवं थायराइड का कैंसर महिलाओं में सबसे आम है। लोग जो अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं लेते हैं, उनका नियंत्रण समय के हाथों में चला जाता है। जो लोग अपने जीवन जीने के तरीके को, अपने जीवन जीने के लक्ष्य को, यानी कि अपने जीवन को अपने नियंत्रण में किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उनका नियंत्रण उनके हाथों से निकल जाता है, यानी कि उनका नियंत्रण फिर उनके पास होने की बजाय समय के हाथों में होता है। समय जो करवाता है वह उसी के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।